आइए नमो नमः दोस्तों, आज के इस YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं समास के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जो है समास के बारे में हिंदी में पढ़ेंगे और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जो है समास के बारे में सिर्फ संस्कृत में पढ़ेंगे, ठीक है। ताकि इस वीडियो को देख लेने के बाद संस्कृत में समास समझने में आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर कहीं परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो देखने में अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं समास क्या होता है। देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लोग लिखें, समास किसे कहते हैं। तो समास का डिफिनेशन आप लोगों ने तो पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्तियों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं तो उस क्रिया को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। फिर से समझिए, जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्तियों को छोड़कर, ठीक है, एक साथ मिल जाते हैं। विभक्ति मतलब का, के, की, ये सब क्या है? विभक्ति है, ठीक है। तो वही कहता है कि जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्तियों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं तो उस क्रिया को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे देखिए, राजा का पुत्र, यहाँ देखिए क्या हो गया, ये विभक्ति छोड़ दिया और इन दोनों को जैसे ये विभक्ति खत्म हुआ, ठीक है, तो इन दोनों को जैसे मिलाए तो क्या बन गया? राजपुत्र। राष्ट्र का पति, तो यहाँ देखिए विभक्ति खत्म हुआ और इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? राष्ट्रपति। वही कहता है कि जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्तियों को छोड़कर, अपनी विभक्ति को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं तो उस क्रिया को समास कहते हैं। यानी कि एक साथ मिलने की जो क्रिया होती है उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। जैसे राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र की विभक्ति को छोड़ दिया है, राष्ट्र का पति बराबर राष्ट्रपति, विभक्ति लोप हो गया। अब हम लोग जानते हैं समास के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। फिर से एक बार, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। अब हम लोग जो है इसके 6 भेद को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला भेद हमारा है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो वैसा समास जिसका पूर्व पद, देखिए पूर्व क्या होता है, जैसे देखिए कि यही हम राष्ट्रपति लेते हैं ना, राष्ट्रपति, तो ये 2 पदों से मिलके बना है, एक राष्ट्र और एक पति। तो पहले वाले पद को कहते हैं पूर्व पद। क्या कहते हैं? पूर्व पद, ठीक है। और जो दूसरे वाले पद को दूसरा पद भी बोल सकते हैं या पर पद। क्या बोलेंगे? पर पद या दूसरा पद, ठीक है। इसको पूर्व पद या पहला पद, इसको दूसरा पद या पर पद, ठीक है। तो वही कहता है कि वैसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो, अर्थात जिसका पहला पद प्रधान हो, ठीक है, या कोई अव्यय हो। क्या हो? अव्यय हो। अव्यय क्या होता है तो उसको भी समझाएंगे, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय क्या होता है? देखिए दोस्तों, अव्यय को समझिए कि अव्यय में अगर अ को ढक दिया जाए तो बचता व्यय। व्यय का अर्थ होता है खर्च होना, और अ को अगर लगा देंगे तो इसका अर्थ हो जाता है अव्यय। अव्यय का मतलब खर्च नहीं होना, लेकिन यहाँ कोई धन तो है नहीं, तो खर्च क्या होगा? तो यहाँ व्यय का अर्थ होता है रूप बदलना, और अव्यय का मतलब रूप नहीं बदलना, अर्थात वैसे शब्द जिसका रूप नहीं बदलता हो, जो तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों और सभी वचनों में समान रहता हो, उसको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो वे कहता है कि वैसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो या कोई अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब हम लोग जैसे समझते हैं, जैसे देखिए दोस्तों, गंगा, तो आप सबों ने नाम सुना होगा, ये गंगा है, एक पद है, लेकिन इसके पहले अगर हम लोग उप लगा देते हैं तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? उपगंगा। तो देखिए, पूर्व पद प्रधान का मतलब क्या होता है कि जिन शब्दों को जोड़ने के बाद उसका अर्थ ही बदल जाए,
जिन शब्द को पूर्व पद बोल रहा है, यानी कि अगर इसमें क्या हो कि जिन शब्दों को पूर्व में पहले जोड़ने के बाद उसका अर्थ बदल जाए तो बोलेंगे वो पद क्या है, प्रधान है। क्या है, प्रधान है। किसी में पहला पद जोड़ने से अर्थ बदलता है, किसी में अंतिम पद जोड़ने से अर्थ बदलता है। ठीक है, तो वही कहता है कि गंगा क्या है हमारा, उपगंगा, तो ये हमारा अव्यय भाव। कैसे, तो इसमें पहला पद उप प्रधान है। क्या है, प्रधान है, क्योंकि गंगा का अर्थ सिर्फ गंगा, जैसे उप जोड़ दिन इसका अर्थ हो गया उपगंगा, यानी कि गंगा के समीप। नगर होता है ना, तो उपनगर, नगर के समीप। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसका पहला पद कोई अव्यय हो, तो देखिए उप आपका अव्यय है, उपनगर अव्यय है। और देखिए यथाशक्ति, ये भी आपका अव्यय है, तो यहाँ यथा देखिए अव्यय है ना, जिसका पहला पद कोई अव्यय हो या उसी को प्रधान भी बोल सकते हैं, तो उसे अव्यय भाव समास, तो ये अव्यय है। देखिए निर्मक्षिक, निर्मक्षिक, तो निर्मक्षिक में देखिए दोस्तों कौन सा उपसर्ग है, नीर है। जिस समास का पहला पद कोई उपसर्ग रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अव्यय भाव समास कहेंगे। उपसर्ग यानी अव्यय, अव्यय का ही भेद उपसर्ग होता है। ठीक है, निर्मक्षिक हो गया आपका। ठीक है, और उदाहरण लिखिए, प्रतिदिन, प्रतिदिन में देखिए आपका कौन सा उपसर्ग है, प्रति हो गया। ठीक है, ये सब आपका कौन सा हो गया, अव्यय भाव समास। तो फिर से एक बात समझिए, वैसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो या कोई अव्यय हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। ठीक है, जैसे, ठीक है, उपगंगा, देखिए उपगंगा में पहला पद क्या है, अव्यय है, उप यानी उपसर्ग है, अव्यय क्या ही भेद उपसर्ग होता है। उपनगर देखिए उप उपसर्ग है, यथाशक्ति अव्यय है, निर्मक्षिकम निर उपसर्ग है, प्रतिदिनम प्रति उपसर्ग है। तो यानी हम लोग को नॉर्मल से समझ लेना है कि जिस समास का पहला पद कोई क्या हो, उपसर्ग हो या अव्यय हो, उसे हम लोग कौन सा समास कहेंगे, अव्यय भाव समास कहेंगे। कौन सा समास, अव्यय भाव समास। तो ठीक है दोस्तों, इतना सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग जो है आगे दूसरा भेद को पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, कि वैसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। इससे पहले वाले वीडियो में हम सबों ने पढ़ा था अव्यय भाव समास में कि वैसा समास जिसका पहला पद प्रधान हो। पहला पद का अर्थ होता है कि जिसमें पहले पद को जोड़ने के बाद उसका अर्थ बदल जाए, इसका मतलब उसका पहला पद प्रधान। और जिसमें दूसरा पद को जोड़ने से उसका अर्थ बदल जाए उसको बोलेंगे दूसरा पद प्रधान। तो वैसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों, राष्ट्र मतलब क्या होता है, देश। और इसमें जैसे पति शब्द जोड़ देंगे ना तो इसका अर्थ देखिए बदल के क्या होता है, राष्ट्र का पति यानी देश का पति, मालिक। ठीक है, तो यहाँ दूसरा पद प्रधान पति शब्द, इसीलिए इसको बोलेंगे तत्पुरुष समास। उसी प्रकार देखिए, राष्ट्र मतलब तो राष्ट्र देश ही होता है, और इसमें जैसे कवि शब्द जोड़ देंगे तो क्या हो गया, पूरे राष्ट्र का कवि। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, विद्या, विद्या का मतलब विद्या। ठीक है, जैसे लेकिन इसमें आलय शब्द जोड़ देंगे ना तो इसका अर्थ बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्थ बदल के हो जाएगा विद्यालय यानी विद्या का घर। आलय मतलब घर और विद्या मतलब विद्या, तो विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय होता है, जो कि इसका अर्थ हो जाता है विद्या का घर। उससे बढ़कर देखिए, विद्याधन अर्थी, तो क्या होता है, विद्यार्थी। विद्या में जैसे अर्थी शब्द जोड़ते हैं तो इसका अर्थ बदल के हो जाता है विद्या से विद्यार्थी। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर हम लोग लेंगे सेना मतलब सेना, और इसमें अगर पति शब्द जोड़ देंगे तो इसका अर्थ क्या होता है, पूरे सेना का मालिक यानी हेड हो गया। सेना का जो हेड रहता है उसको क्या कहते हैं, सेनापति। ठीक है, फिर उसी प्रकार हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे देखिए राज मतलब क्या होता है, राजा मतलब राजा, और उसमें जैसे पुत्र सब जोड़ देंगे ना तो क्या हो जाएगा, राजपुत्र, जिसका अर्थ होता है राजा का पुत्र इत्यादि। और भी इस तरह के आप लोग शब्द ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इससे आगे वाला द्विगु समास। द्विगु समास क्या कहता है, इसका पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि वैसा समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, वैसा समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, नवरात्रि,
नवरात्रि। तो यहाँ देखिए दोस्तों शुरू वाला पहला पद क्या है, नव। नव मतलब होता है 9, 9 रात को क्या कहते हैं हम लोग, नवरात्रि। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए चौराहा, चौराहा आप लोगों को पता होगा कि 4 रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं। क्या कहते हैं, चौराहा। ठीक है, तो हमारा यहाँ चौ यानी 4, 4 क्या है, संख्यावाचक है। दशानन, दशानन 10 सिर थे जिसके, तो 10 हमारा क्या है दोस्तों, संख्यावाचक है, इसलिए बोलेंगे दशानन कौन सा समास है, द्विगु समास है। ठीक है, दशानन हो जाएगा आपका। ठीक है, पंचवटी, पंचवटी में देखिए क्या है, पंच संख्यावाचक है, इसलिए पंचवटी कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चौवन्नी, अठन्नी ये सब आपका क्या है, द्विगु समास आदि दे देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास, वैसा समास जिसके दोनों पद प्रधान हो। क्या हो, दोनों पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। वैसा समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, यानी फर्स्ट पद भी प्रधान हो और सेकंड पद भी प्रधान हो, तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। ठीक है, और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, देखिए द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा। क्या होता है, झगड़ा। और थोड़ा सा देखिए, द्वंद्व मतलब झगड़ा होता है, और झगड़ा जब भी होता है ना, दो लगभग बराबर वालों के बीच होता है। अगर मान लीजिए एक आदमी क्या रहेगा, बहुत बलवान रहेगा और एक आदमी बहुत कमजोर रहेगा, देखिएगा झगड़ा जल्दी नहीं होता है। झगड़ा जब भी होगा दो बराबर वालों के बीच होगा। हाँ, थोड़ा कम बेस हो सकता है बलवान, लेकिन पूर्ण रूपेण अगर कोई कमजोर है और अगर पूरे रूप से कोई बलवान है तो झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी झगड़ा होता है दो बराबर वालों के बीच, इससे भी आप याद रख सकते हैं कि वैसा समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहते हैं, यानी दोनों की प्रधानता होती है। जैसे देखिए दोस्तों, माता पिता, तो माता का जितना वैल्यू उतने पिता का वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका कौन सा समास हो जाएगा, माता पिता, द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन हो जाएगा, द्वंद्व समास। और इसको पकड़ने का एक और तरीका, इसके बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा देखिए सीताराम, सीताराम ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है, नमक मिर्च, नमक मिर्च। ठीक है, दाल भात, दाल भात, देखिए दोनों पद प्रधान है। ठीक है, ठीक है, तो ये सब कौन सा, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण इत्यादि, ये सब आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। देखिए नमक मिर्च, नमक में अगर मिर्च नहीं, नमक अगर मिर्च नहीं रहेगा तो नमक खाने में मजा नहीं, और अगर मिर्च रहेगा नमक नहीं रहेगा तो मजा नहीं, जब तक दोनों नहीं मिलेगा। तो दोनों की प्रधानता है, दोनों अपने आप में प्रधान है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास। क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास। तो ठीक है दोस्तों, इतना सा आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग जो है चलते हैं नियम नंबर 5 की ओर। आइए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास क्या है। तो देखिए दोस्तों, कर्मधारय समास का डेफिनेशन क्या कहता है कि वैसा समास जिसके दोनों पद विशेष विशेषण हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझिए दोस्तों, वैसा समास जिसके दोनों पद क्या हो, विशेष विशेषण हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें आप लोग विशेष विशेषण समझ जाइएगा। ठीक है, जैसे अगर बोला जाए काला रुमाल, तो देखिए दोस्तों, काला रुमाल ये शब्द जो है ये दो शब्द से बना, पहला तो काला और दूसरा रुमाल। तो काला शब्द क्या कर रहा है, रुमाल की विशेषता बतला रहा है। क्या बतला रहा है, विशेषता बतला रहा है कि रुमाल कैसा है, काला है। क्या है, काला है। काला शब्द क्या बतला रहा है, विशेषता बतला रहा है कि रुमाल का कलर कैसा है, काला है। तो जो शब्द विशेषता बतलाए उसको कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण। ठीक है, जो शब्द विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं, विशेषण। और जिसकी विशेषता बतलाया जाए उसे कहते हैं विशेष। तो यहाँ किसका विशेषता बतला रहा है, रुमाल का, कि रुमाल कैसा है, काला। तो रुमाल आपका क्या हो जाएगा, विशेष। क्या हो जाएगा, विशेष। तो देखिए यहाँ पर दोनों पद क्या विशेष विशेषण है ना, इसी को उपमा उपमेय भी कहते हैं। तो वैसा समास जिसके दोनों पद क्या हो, विशेष विशेषण हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कर्मधारय समास। जैसे काला रुमाल,
उजला घोड़ा, उजला घोड़ा, ठीक है। लाल टोपी, लाल टोपी, नील कमल, नील कमल। और कई उदाहरण जैसे महाराजा, महाराज। देखिए राजा, तो यहाँ महा शब्द क्या हो रहा है कि राजा का विशेषता बतला रहा है, महाराज, ठीक है। ये सब आपका कौन सा समास हो गया, ठीक है। जैसे इसको और उदाहरण ले सकते हैं हम लोग, महात्मा, ठीक है। ये सब आपका कौन सा समास है, कर्मधारय समास, क्योंकि दोनों पद क्या विशेष। नील कमल, इससे क्या पता चल रहा है, कमल का कलर कैसा है, नीला, क्या है, नीला है। महाराज, राजा में जो महान है, महात्मा, महान आत्मा, ठीक है। तो ये सब कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं बहुब्रीहि समास क्या होता है, कि वैसा समास जिसके दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न हो, न तो पहला पद प्रधान हो और न ही दूसरा, लेकिन दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद के बारे में बतलाता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी क्या हो कि वैसा समास जिसके दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न हो, लेकिन दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की विशेषता बतलाता हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिए चक्रपाणी, देखिए दोस्तों चक्रपाणी जो है ना, दो शब्दों से बना है, चक्र जोड़ पानी, ठीक है। तो चक्र और पानी, चक्र का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा कि विष्णु भगवान के हाथ में जो रहता है सुदर्शन चक्र, वो चक्र हो गया। और पानी का मतलब होता है हाथ, क्या होता है, पानी का मतलब हाथ। अब इसमें न तो चक्र ही प्रधान है, न ही पानी, यानी कि हाथ प्रधान है। चक्र पानी, इसे क्या सेंस निकल रहा है, जिसके हाथ में जिसके हाथ में चक्र हो, तो उसी को कहते हैं चक्र पानी। तो ये दोनों मिलकर किसके बारे में बतला रहा है, आप बताइए कि चक्र जिसके हाथ में रहता है वो कौन कहलाता है, विष्णु। क्या कहलाता है, विष्णु, ठीक है। तो देखिए दोस्तों चक्र पानी, तो चक्र और पानी ये दोनों पद मिलकर किसके बारे में बतला रहा है, विष्णु भगवान के बारे में। तो क्या चक्र प्रधान हुआ, नहीं हुआ। पानी प्रधान हुआ, नहीं। दोनों मिलकर के भगवान विष्णु के बारे में यानी किसी अन्य के बारे में बतला रहा है, इसीलिए चक्र पानी के साथ समास हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ले सकते हैं चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। चंद्र का मतलब तो आपको पता होगा चंद्रमा, और शेखर मतलब होता है सिर, शेखर मतलब सिर, और चंद्र मतलब चंद्रमा। तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो वो कौन होता है, ठीक है। तो शिव जी होते हैं भोलेनाथ, शंकर, कौन होते हैं, शंकर जी। तो ये देखिए चंद्रशेखर, ये दोनों पद मिलकर क्या किसी अन्य के बारे में बतला रहे, इसलिए कौन सा समास हो गया आपका, बहुब्रीहि। दशानन, दशानन, ठीक है। अब जैसे देखिए दशानन, दशानन जो है आपका, ये दोनों समास का उदाहरण किसका, द्विगु और द्वंद्व का, सॉरी द्विगु, ठीक है, और बहुब्रीहि का, क्योंकि वहां पर द्विगु क्या है, 10 शुरू में रहता है तो संख्यावाचक हो गया द्विगु, लेकिन यहाँ कहता है 10 आनंद, 10 सिर है जिसका, तो रावण। तो दोनों पद मिलकर के किसी अन्य के बारे में बतला रहे हैं, इसीलिए इसको कौन सा समास बोलेंगे, बहुब्रीहि समास। तो ठीक है दोस्तों, ये आप लोग का जो है समास खत्म हो गया। फिर मिलते हैं आप लोगों की सेवा में अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।